हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 ब्लॉसम इंग्लिश चैप्टर 13 द मैन हु प्लांटेड ट्रीज़, इस चैप्टर को पूरा पढ़ाऊंगी। इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगी और हिंदी में समझाऊंगी, ठीक है। तो द मैन हु प्लांटेड ट्रीज़ का मतलब होता है एक आदमी जिसने पेड़ लगाया, ठीक है। हु प्लांटेड ट्रीज़, जिसने पेड़ों को लगाया, ठीक है। अच्छा, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले है हमारा ये जो राइटर है, इनका हमारा क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इनका जीवन परिचय दिया हुआ। पहले इसको पढ़ते हैं। तो इसके राइटर का, इस चैप्टर के राइटर का नेम क्या है? जीन गियोनो। ओके, लेट्स स्टार्ट। जीन गियोनो 1895 एंड 1900 to 1970। दैट मीन्स जीन गियोनो का जन्म जो है वो 1895 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 1970 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो जीन गियोनो was a French author who wrote works of fiction mostly set in the Provence region of France. That means जीन गियोनो एक फ्रांसीसी लेखक थे जिन्होंने ज़्यादातर उपन्यास और कहानियाँ फ्रांस के प्रोवेंस क्षेत्र में आधारित लिखी। फ्रांस का प्रोवेंस क्षेत्र का मतलब होता है फ्रांस का एक ऐसा क्षेत्र, प्रोवेंस रीजन ऑफ फ्रांस का मतलब होता है फ्रांस का एक ऐसा क्षेत्र जो अपनी सुंदर प्राकृतिक दृश्यावली, लैवेंडर के खेतों और ऐतिहासिक शहरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। एक ऐसा क्षेत्र जो अपनी सुंदरता, प्राकृतिक दृश्यावली, खेतों और ऐतिहासिक शहरों के लिए प्रसिद्ध है, जिसको प्रोवेंस रीजन ऑफ फ्रांस बोला जाता है, ठीक है। हिज मोस्ट नोटेड वर्क्स आर द हॉर्समैन ऑन द रूफ, टू राइडर्स ऑफ द स्टॉर्म etc। इसका मतलब हुआ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में द हॉर्समैन ऑन द रूफ और टू राइडर्स ऑफ द स्टॉर्म शामिल है, ठीक है। The present text is adapted from his famous work of the same name, which has been translated into English by Peter Doyle। इसका मतलब हुआ ये जो वर्तमान पाठ जो है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं, वर्तमान पाठ उनकी प्रसिद्ध रचना से लिया गया है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद पीटर डॉयल द्वारा किया गया है, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है उनकी एक प्रसिद्ध रचना द्वारा लिया गया है जिसका नेम सेम ही है और इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद है वो पीटर डॉयल द्वारा किया गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग टेक्स्ट पढ़ते हैं। कहानी में क्या है? About 40 years ago, I went on a long hike through hills absolutely unknown to tourists in that very old regions where the Alps penetrate into Provence। इसका मतलब हुआ लगभग 40 साल पहले, ये राइटर बोल रहे हैं, लगभग 40 साल पहले मैं एक लंबे पैदल यात्रा पर गया। कौन सी यात्रा पर? पैदल यात्रा पर गया, जो कि उस बहुत पुराने क्षेत्र की पहाड़ियों के माध्यम से था। पहाड़ियों के माध्यम से था ये जो पैदल यात्रा थी लेखक के लिए, ये पहाड़ियों के माध्यम से थी, ठीक है। जहाँ आल्पस पर्वत प्रोविंस में प्रवेश करते हैं, दैट मीन्स आल्पस पर्वत के आंतरिक भाग में प्रवेश करते हैं, आल्पस प्रांत में प्रवेश करते हैं, ठीक है। इट कंसिस्टेड ऑफ बैरन एंड मोनोटोनस लैंड्स। इसका मतलब हुआ ये, सॉरी इसमें एक और यहाँ पे मैं बताना भूल गई कि ये जो पहाड़ी इलाका था, ये जो पहाड़ियाँ थी यहाँ पर, आल्पस पर्वतों की जो पहाड़ियाँ थी, ये पर्यटकों के लिए बिल्कुल अज्ञात थी, एब्सोल्युटली अननोन। इसका मतलब हुआ ये पर्यटकों के लिए बिल्कुल अज्ञात थी। मैं एक बार और यहाँ से यहाँ तक बता देती हूँ कि लेखक कह रहे हैं कि लगभग 40 साल पहले मैं एक लंबे पैदल यात्रा पर गया जो कि उस बहुत पुराने क्षेत्र की पहाड़ियों के माध्यम से था जहां आल्पस पर्वत प्रांत में प्रवेश करते हैं। ये पहाड़ियां जो थी पर्यटकों के लिए बिल्कुल अज्ञात थी, ठीक है। इट कंसिस्टेड ऑफ बैरन एंड मोनोटोनस लैंड। यह बंजर और एक नीरस भूमि थी, मतलब यह एक बंजर और एक अनुपजाऊ भूमि से बना हुआ था ये जो लैंड था। नथिंग ग्रू देयर एक्सेप्ट वाइल्ड लैवेंडर। वहाँ केवल जंगली लैवेंडर के अलावा कुछ भी नहीं उगता था। I was crossing this country at this widest part, and after walking for 3 days, I found myself in most complete desolation। इसका मतलब हुआ लेखक कह रहे हैं कि मैं इस क्षेत्र के सबसे चौड़े हिस्से से, मैं इस क्षेत्र को इसके सबसे चौड़े हिस्से से पार कर रहा था और 3 दिन चलने के बाद मैं पूरी तरह से वीरान जगह पर पहुंच गया था जहां पर मैं बिल्कुल अकेला था। ये लेखक कह रहे हैं। आई वॉज
camped next to an abandoned village। इसका मतलब हुआ I was camped next to an abandoned village का मतलब होता है मैं एक परित्यक्त, मतलब त्यागा हुआ जिसको बोलते हैं, मैं एक परित्यक्त गांव के पास डेरा डाले हुआ था। ठीक है, मैं एक परित्यक्त गांव के पास डेरा डाला हुआ था। दैट मीन्स जिसको मतलब त्याग दिया गया है, उस गांव को त्याग दिया गया है। ठीक है। I had used the last of my water the day before and I needed to find more। मैंने पिछले ऐसा लेखक कह रहा है, मैंने पिछले दिन अपनी आखिरी बची हुई पानी का इस्तेमाल कर लिया था और मुझे और पानी ढूंढने की ज़रूरत थी। These ruined houses of the village made me think that there must at one time have been a spring or a well there। गांव के इन खंडहर हो चुके घरों को देखकर मुझे लगा कि एक समय वहाँ जरूर कोई झरना या कुआं रहा होगा। ऐसा लेखक कह रहे हैं। There was indeed a spring but it was dry। वहाँ वास्तव में एक झरना था लेकिन वह सूख चुका था। All life had disappeared का मतलब होता है कि सारी जीवन शक्ति जो थी वहाँ पे समाप्त हो चुकी थी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे देखिए, It was a beautiful June day with plenty of sun, but on these shelterless lands high up in the sky, the wind whistled continually। इसका मतलब हुआ यह एक खूबसूरत जून का दिन था, धूप भी खूब थी, लेकिन इन बिना आश्रय वाली भूमि पर आसमान में ऊंचाई पर हवा लगातार सीटी बजाती हुई चल रही थी। इसका मतलब लेखक जो बोल रहे कि वो जब यात्रा कर रहे थे पैदल, तो वो जून का समय था, मतलब जून का महीना था और जून एक दिन था, धूप भी खूब हो चुकी थी। अब इसलिए हम लोग जानते हैं कि जून के महीने में बहुत ही धूप होती है, तो धूप भी खूब थी, लेकिन इन बिना आश्रय वाली भूमि पर, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी घर नहीं न था, खंडहर हो चुका था, इन बिना आश्रय वाली भूमि पर आसमान में ऊंचाई पर, और आसमान में जब ऊंचाई पर वो देख रहे थे तो हवा लगातार, उन्हें ऐसा लग रहा था कि हवा लगातार सीटी बजाती हुई चल रही थी। Its sound was like that of a wild beast disturbed during its meal। इसका मतलब हुआ कि इसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई जंगली जानवर अपने भोजन के दौरान परेशान कर दिया गया हो। वो जो हवा चल रही थी ना, लेखक बता रहे कि वो जो हवा चल रही थी वो ऐसी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगली जानवर भोजन करने के दौरान उसे किसी ने परेशान कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, I had to move my camp after 5 hours of walking। इसका मतलब हुआ, मैं ये पूरा रीड कर देती हूँ। I still hadn't found water and nothing gave me hope of finding any। इसका मतलब लेखक कह रहे हैं कि मुझे अपना कैंप जो है स्थानांतरित करना पड़ा। आई हैड टू मूव माई कैंप, मुझे अपना कैंप स्थानांतरित करना पड़ा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। आफ्टर 5 hours ऑफ वॉकिंग, इसका मतलब 5 घंटे की पैदल यात्रा के बाद भी आई स्टिल हैडंट फाउंड वाटर, मुझे पानी नहीं मिला। एंड नथिंग गेव मी होप ऑफ फाइंडिंग एनी, और मुझे पानी मिलने की आशा दे सके ऐसी कोई चीज़ थी भी नहीं, ऐसा लेखक का कहना था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। मैं वर्ड नेस्ट भी आप लोगों को बता देती हूँ। हाइक, वॉकिंग लेंदी डिस्टेंसेस, दैट मीन्स पैदल यात्रा या लंबी सैर। पेनेट्रेट, टू एंटर इनटू द इंटीरियर ऑफ, यानी कि पहाड़ के आंतरिक भागों में प्रवेश करना, जैसे कि लेखक अल्पस पर्वत के आंतरिक भागों में प्रवेश कर रहे थे ना, तो यही हुआ। प्रोविंस, अ फॉर्मर प्रोविंस ऑफ साउथ ईस्टर्न फ्रांस, इसका मतलब हुआ पूर्वी दक्षिणी फ्रांस का एक प्रांत। ठीक है, अच्छा। बैरन, एन एम्प्टी एंड फ्रूटलेस पीस ऑफ लैंड, एक खाली और व्यर्थ भूमि का टुकड़ा। डिसोलेशन, लोनलीनेस, इसका मतलब हुआ अकेलापन। ओके, तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब हम लोग आ जाते हैं एक्टिविटी 1, 2, 3, मैं इसी वीडियो में सॉल्व कर देती हूँ। तो देखिए एक्टिविटी 1 में क्या बोला गया, टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। The narrator was speaking of his experience
A number of recent times. B about 40 years ago. C 40 years into the future. इसका मतलब हुआ नरेटर ने अपना जो ये एक्सपीरियंस है वो कब का शेयर किया है, रिसेंट टाइम्स अभी का, अबाउट 40 ईयर्स अगो 40 साल पहले, या 40 ईयर्स इनटू द फ्यूचर आने वाले 40 सालों में। तो हम लोगों ने टेक्स्ट में पढ़ा है ना, इसका होगा 40 साल पहले। तो नंबर बी अबाउट 40 ईयर्स अगो। नंबर 2 द लैंड कुड प्रोड्यूस ओनली प्लांट्स ऑफ ऑल टाइप्स, वाइल्ड लेवेंडर या ओक ट्रीज। उस लैंड में वो क्या उत्पन्न होता था, बहुत सभी तरह के पेड़ पौधे, या जंगली लेवेंडर या ओक ट्रीज। तो हम लोगों ने टेक्स्ट में क्या पढ़ा, वाइल्ड लेवेंडर। नंबर 3 द विलेज वेयर ही वॉज कैम्प्ड वॉज इनहैबिटेड बाई द विलेजर्स, वाइल्ड एनिमल्स या नन। वहाँ पर जो उन्होंने जिस विलेज में अपना कैंप लगाया हुआ था, तो वो जो कैंप था वो आवास जो था, यानी कि वहाँ पर क्या विलेजर्स गांव वाले निवास करते थे, जंगली जानवर निवास करते थे, या नन, या कोई भी नहीं। तो नन होगा, कोई भी नहीं, वो तो एक बंजर भूमि थी ना, और त्यागा हुआ गाँव था, परित्यक्त गाँव जिसको बोला जाता है, जहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। Number 4 the sound of the wind is compared to a flute, drums, a wild beast. हवा की जो ध्वनि है उसको किसके साथ तुलना किया गया, अ फ्लूट एक बांसुरी, अ ड्रम एक ड्रम के साथ, या अ वाइल्ड बीस्ट एक जंगली जानवर के साथ। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अ वाइल्ड बीस्ट। ओके, तो पहला का होगा अबाउट 40 ईयर्स अगो, दूसरा का होगा वाइल्ड लेवेंडर, तीसरा का होगा नन, चौथा का होगा अ वाइल्ड बीस्ट। ओके, नंबर 2 एक्टिविटी 2 rearrange the following sentences in the correct order and put the numbers in the given boxes. तो ये जो sentences है, अब इसमें कौन सा पहले आया, कौन सा दूसरे नंबर पे आया, ये हम लोगों को बताना है। तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को बताती हूँ। नंबर 1 होगा ये, नो वेजिटेशन ग्रीव इन द रीजन एक्सेप्ट वाइल्ड लेवेंडर, नंबर 1। नंबर 2 होगा द नरेटर हैड बीन वॉकिंग फॉर 3 days। नंबर 3 होगा द नरेटर्स कैंप वॉज नियर एन अबंडेंट विलेज। ठीक है। नंबर 4 होगा ही वॉज इन सर्च ऑफ वाटर। नंबर 5 होगा ही केम अक्रॉस अ ड्राई स्प्रिंग। नंबर 6 होगा ही लॉस्ट ऑल होप्स ऑफ वाटर व्हेन ही सर्च प्रोड्यूस्ड नो रिजल्ट आफ्टर 5 hours। एक नंबर का देखिए, नो वेजिटेशन ग्रीव इन द रीजन एक्सेप्ट वाइल्ड लेवेंडर, वहाँ पर किसी भी तरह की खेती नहीं होती थी सिवाय जंगली लेवेंडर के। नंबर 2 द नरेटर हैड बीन वॉकिंग फॉर 3 days, नरेटर जो है वो 3 दिन से लगातार चल रहे थे। नंबर 3 द नरेटर्स कैंप वॉज नियर एन अबंडेंट विलेज, उन्होंने अपना कैंप जो है, उन्होंने अपना डेरा जो है एक परित्यक्त गांव के पास डाला हुआ था। नंबर 4 ही वॉज इन सर्च ऑफ वाटर, वह पानी की खोज में थे। नंबर 5 ही केम अक्रॉस अ ड्राई स्प्रिंग, उसके बाद वे एक सूखी हुई झरना तक पहुँचे थे, मतलब वो झरना जो थी वो सूख चुकी थी। नंबर 6 ही लॉस्ट ऑल होप्स ऑफ वाटर व्हेन ही सर्च प्रोड्यूस नो रिजल्ट आफ्टर 5 hours, 5 घंटे के बाद जब उन्हें पानी नहीं मिला तो उन्होंने अपनी आशा खो दी थी कि अब कहीं पानी मिलने की आशा नहीं है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये है 6। ओके। एक्टिविटी 3 वाई डू यू थिंक द विलेज वॉज अबेंडन्ड, दैट मीन्स इसका मतलब हुआ कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि उस गांव को त्याग दिया गया था। ठीक है, तो इसका मैंने ना 2 आंसर लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, आपको जो अच्छा लगे आप वो लीजिएगा। अगर पहला आंसर थोड़ा सा शॉर्ट है, अगर आप लोगों को वो शॉर्ट सा ज़्यादा पसंद आ रहा है तो वो आप लोग वो भी लिख सकते हैं। और एक आंसर और है जो कि 2 लाइन्स का है, अगर आप लोगों को वो अच्छा लग रहा है तो वो भी लिख सकते हैं। दोनों ही सही है, ठीक है, बट इसका 2 आंसर मैंने निकाला है और मैंने 2 आंसर बता भी दे रही हूँ मैं। तो देखिए एक्टिविटी 3 का पहला आंसर, द विलेज वॉज अबंडेंट ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, गांव जो था वह त्याग दिया गया था पानी की कमी के कारण। ये एक आंसर हुआ। एक और आंसर मैंने लिखा हुआ है, द विलेज वॉज अबंडेंट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन विच कॉज्ड सॉइल erosion and water scarcity making it unlivable. I repeat, the village was abandoned due to deforestation which caused soil erosion and water scarcity making it unlivable. इसका हिंदी मीनिंग भी मैंने लिख दिया ताकि आप लोगों को पढ़ने में सुविधा हो। गांव को छोड़ दिया गया क्योंकि जंगल की कटाई के कारण मिट्टी का कटाव और पानी की कमी हो गई थी, जिससे वहाँ रहना असंभव हो गया। ठीक है, मैं एक बार और बता रही हूँ, गाँव को छोड़ दिया गया, ये जो ये लिखा है ना मैंने, इसका आंसर है,
सॉरी गाइस, थोड़ा गला ख़राब है इसीलिए। ये आंसर है ना, द विलेज वाज अबैंडन्ड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन विच कॉज सॉइल इरोशन एंड वाटर स्कार्सिटी मेकिंग इट अनलिवेबल। इसी का ये हिंदी मीनिंग है। गांव को छोड़ दिया गया क्योंकि जंगल की कटाई के कारण मिट्टी का कटाव और पानी की कमी हो गई थी, जिससे वहाँ रहना असंभव हो गया। ओके, तो ये दोनों ही आंसर सही हैं। आप लोगों को जो सही लगेगा आप लोग वो भी लिख सकते हैं। द विलेज वाज अबैंडन्ड ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, या फिर ये वाला, द विलेज वाज अबैंडन्ड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन विच कॉज्ड सॉइल इरोशन ऑफ वाटर स्कार्सिटी मेकिंग इट अनलिवेबल। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी 1, 2, 3 तीनों कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पार्ट 2 पढ़ाऊंगी और एक्टिविटी सॉल्व करूंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।